हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग अर्थशास्त्र का चौथा मॉडल पेपर देखेंगे जो आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके पहले का पार्ट आप लोग प्ले लिस्ट में देख सकते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टि मॉडल पेपर तैयार किया गया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरित खेती में सम्मिलित है। तो हरित खेती में कौन कौन सी सम्मिलित होती हैं? तो समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, ये सभी जो है हरित खेती में सम्मिलित होती हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिहार का। बिहार का साक्षरता दर था जो 61.8% था। उसके बाद दूसरे नंबर पे इस चारों राज्यों में दूसरे नंबर पे था अरुणाचल प्रदेश, इसका तो जो है 65.4% था। उसके बाद तीसरे स्थान पे था राजस्थान, जिसका कितना था? तो राजस्थान का था आपका 66.1% और उसके बाद उत्तर प्रदेश का 67% था। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बिहार का जो है साक्षरता दर सबसे कम था इन चार राज्यों में। अगला क्वेश्चन है, किसने बैंक साख को आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने का साधन बताया था? तो ये जोसेफ शुम्पेटर ने बताया था। ठीक है, जोसेफ शुम्पेटर ने कहा था कि बैंक साख को आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने का एक साधन है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन उत्पादन आधारित न होकर जनहित आधारित होना चाहिए, यह तर्क किसने दिया था? तो ये तर्क दिया था अमर्त्य सेन ने। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अमर्त्य सेन ने कहा था कि भारत में जो है आर्थिक नियोजन उत्पादित आधारित न होकर जो है जनहित आधारित होना चाहिए। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, प्रबल प्रयास के सिद्धांत का औचित्य निर्भर है। तो किस पर निर्भर है? तो बाह्य मितव्यताओं पर। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रबल प्रयास के सिद्धांत का औचित्य जो है बाह्य मितव्यताओं पर निर्भर है। प्रबल प्रयास सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन किया था रोजेस्टीन रोडान ने। ठीक है, इसको याद रखिएगा, रोडान ने। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। छठवां नंबर क्वेश्चन है, ड्यूजोनेबरी के अनुसार विकासशील देशों में भुगतान के संतुलन पर जो है बुरा प्रभाव पड़ता है, किसके कारण? तो ये प्रदर्शन प्रभाव के कारण। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ड्यूजोनेबरी ने बताया था कि विकासशील देशों में भुगतान संतुलन पर प्रदर्शन प्रभाव के कारण जो है उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशियन ड्रामा किसके द्वारा लिखी गई है? तो जी मेरिडल के द्वारा। ठीक है, जी मेरिडल के द्वारा एशियन ड्रामा नामक पुस्तक लिखी गई है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम 4 योजनाओं में अर्थशास्त्रियों ने द्वारा यह सोचा गया था कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी वैसे वैसे उसका लाभ नीचे तक पहुंचेगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ और गरीबी जो है विकराल रूप धारण कर ली। इसके पश्चात पंचवर्षीय योजना में जो है श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में आधा प्रदा मॉडल का उपयोग प्रथम बार किस योजना के निर्माण में किया गया था? तो ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में आधा प्रदा मॉडल या इसको आगत निर्गत मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, ये मॉडल का उपयोग जो है प्रथम बार चौथी पंचवर्षीय योजना के निर्माण में किया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है अशोक रुद्र व एलन एस मात्रे द्वारा तैयार ओपन कॉन्स्टिट्यूएंसी मॉडल पर आधारित था, जिसमें जो है 30 क्षेत्र लिए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, जब व्यक्तिगत उत्पादन इकाइयाँ एक योजना बनाती हैं उसे संबंधित समूह उद्योग समूहों, राज्य सरकारों तथा अंतिम रूप से केंद्रीय सरकार को भेज दी जाती हैं
तो उस प्रक्रिया को जाना जाता है, तो किस रूप में जाना जाता है? तो नीचे से नियोजन के रूप में। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब व्यक्तिगत उत्पादन इकाइयाँ एक योजना बनाती हैं, उसे संबंधित उद्योग समूह, राज्य सरकारें तथा अंतिम रूप से केंद्रीय सरकार को भेज दिया जाता है, तो उसे नीचे से नियोजन कहा जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विकास का एक आर्थिक निर्धारक नहीं है? तो ये सरकार पर विश्वास। ठीक है, आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय है कि किसी समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले वास्तविक आय की वृद्धि से है। ठीक है, सामान्यतः देखा जाए तो यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। ठीक है, और आर्थिक विकास की धारणा जो है आर्थिक समृद्धि की धारणा से अधिक व्यापक है, जिसमें जो है प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, प्रौद्योगिकी, ये सभी विकास की आर्थिक निर्धारक तत्व माने जाते हैं। लेकिन सरकार पर विश्वास इसका उसमें कोई महत्व नहीं होता है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूंजी संग्रह है। तो पूंजी संग्रह जो होता है वो पूंजी विस्तार में सहायक होता है, पूंजी सघनता संभव बनाता है और नवीन तकनीक लाने को प्रोत्साहित करता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पूंजी संग्रह इन तीनों तत्वों पर निर्भर करता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का उत्तम माप होगा। आर्थिक विकास का उत्तम माप क्या होगा? तो प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि जो होगा वही क्या कहलाता है? आर्थिक विकास का उत्तम माप कहलाता है। ठीक है, आर्थिक विकास का एक व्यापक संकल्पना है। आर्थिक विकास वह दीर्घकालीन एवं सतत प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत देश में उपलब्ध समस्त संसाधनों का कुशलतापूर्वक विदोहन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत के 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम को किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो ये इंदिरा गांधी के द्वारा आरंभ किया गया था। ठीक है, सर्वप्रथम जो है भारत के 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम को इंदिरा गांधी के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का लक्ष्य किस वर्ष तक भारत की साक्षरता दर 75% कर देने का है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 2008 तक। ठीक है, 2001 में भारत में साक्षरता की दर जो है 65% थी। ठीक है, और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का लक्ष्य 2008 तक जो है 75% कर देने का बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री द्वारा कब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ घोषित किया गया? तो ये 22 जनवरी 2015 को। ठीक है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई थी और प्रारंभ में इसे देश के सबसे कम लिंगानुपात वाले 100 जिलों में लागू किया गया था और जिसे 8 मार्च 2018 को जो है राजस्थान के झुंझुनू गांव से पूरे देश में लागू किया गया। ठीक है, तो 2018 से जो है पूरे देश में लागू हुआ था और सर्वप्रथम जो है 2015 में पानीपत में से इसकी शुरुआत की गई थी। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करके जो है लिंगानुपात को ऊपर उठाना है। यह है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल पर ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरित अभिसूचक इंडेक्स विकसित किया गया है किसके द्वारा? तो ये विश्व बैंक का पर्यावरणीय प्रोत्साहन योग्य विकास प्रभार के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हरित सूचकांक की अवधारणा का विकास जो है 2001 में विश्व बैंक की पर्यावरणीय प्रोत्साहन योग्य विकास प्रभाग द्वारा इसको जारी किया गया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरित बॉक्स व भूरे जिसे एम्बर कहा जाता है बॉक्स उपयोग का संबंध है, तो किससे संबंध है? तो ये संबंध है सहायिका के प्रभाव से। ठीक है, भी ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हरित बॉक्स व भूरे बॉक्स उपायों का संबंध सहायिका के प्रभाव से है। ग्रीन बॉक्स या जिसको हरित बॉक्स कहते हैं, इसके अंतर्गत वे सब्सिडी आते हैं जिनके व्यापार पर कम प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसे जो है कम करने के अंतर्गत नहीं रखते हैं और इसके अंतर्गत शोध के संबंध में जो है सब्सिडी या सरकारी कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण हो गया, कृषकों को दी जाने वाली नगद सहायता हो गया, पशुधन संरक्षण आदि इसमें आ जाते हैं हरित बॉक्स में। ठीक है,
और अंबर जो है ये भूरे बाग से जो है इसके अंतर्गत आने वाली सब्सिडी व्यापार को सबसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। ये ऐसी सब्सिडी है जो बिल्कुल मना तो नहीं है पर इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है वो मनीला में स्थित है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एशियाई विकास बैंक ADB, ठीक है, का मुख्यालय जो है मनीला फिलीपींस में स्थित है। यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना जो है 1966 में 66 को जो है एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए की गई थी और इस बैंक की स्थापना 31 सदस्य देशों के साथ की गई थी और वर्तमान में इसके सदस्य 67 सदस्य देश हैं। ठीक है, जिसमें से 48 एशिया और पैसिफिक से हैं और शेष 19 बाहर से हैं। ठीक है, तो वर्तमान में 67 सदस्य देश इसमें सम्मिलित है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध समुद्री उत्पादन से है। ठीक है, समुद्री उत्पादन से है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है एक देश को मुद्रा अवमूल्यन की सलाह दी जाती है यदि विदेशी बाजार में इसके निर्यातों को सामना करना पड़ता है। तो किससे सामना करना पड़ता है? तो लोचदार मार्ग का सामना करना पड़ता है। ठीक है, एक देश को मुद्रा अवमूल्यन की सलाह दी जाती है यदि विदेशी बाजारों में इसके निर्यातकों को लोचदार मांग का सामना करना पड़ता है। अर्थात कहा जाए तो यदि निर्यात वस्तुओं की विदेशी मांग लोचदार अथवा इकाई से अधिक हो तो अवमूल्यन से भुगतान से इसमें सुधार होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है किस आधार पर संरक्षण शुल्क लगाया जाता है? तो किस आधार पर लगाया जाता है? तो ये उद्देश्य के आधार पर लगाया जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। उद्देश्य के आधार पर संरक्षण शुल्क लगाया जाता है। संरक्षण शुल्क लगाने का मुख्य उद्देश्य घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से बचाना होता है और इसके अंतर्गत आयातों पर शुल्क व घरेलू उद्योगों को सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसके पक्ष में सर्वाधिक प्रबल मत शिशु उद्योग तर्क है जिसे हैमिल्टन ने प्रस्तुत किया था तथा फ्रेडरिक लिस्ट ने जो है 1885 में इसको लोकप्रिय बनाया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है प्रतिकूल व्यापार की शर्त अल्पविकसित देशों की गरीबी का मुख्य कारण है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है प्रेविस का। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रेविस सिंगर इनका पूरा नाम था और उन्होंने यह प्रतिपादित किया कि प्रतिकूल व्यापार की शर्त अल्पविकसित देशों की गरीबी का मुख्य कारण है और इनके अनुसार विश्व में स्थित अल्पविकसित देशों तथा चक्रीय केंद्रों के मध्य प्रतिकूल व्यापार की शर्तें अल्पविकसित देशों में स्थानांतरित हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण उत्पन्न करता है। तो क्या उत्पन्न करता है? तो आंतरिक बचतें और बाह्य बचतें दोनों प्रकार की बचतों को उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण की अवधारणा जो है किसने दिया था? श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण की अवधारणा दिया था एडम स्मिथ ने। ठीक है, एडम स्मिथ ने, और इन्होंने बताया था कि श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण आंतरिक एवं बाह्य बचतें दोनों प्रकार उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है रिकार्डो के अनुसार व्यापार का निम्नलिखित में से कौन सा एक आधार है? व्यापार का कौन सा एक आधार है? तो ये है श्रम लागतें। ठीक है, जो श्रम लागतें होती हैं वो व्यापार का मुख्य आधार माना जाता है। रिकार्डो ने तुलनात्मक लागत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, आप लोग जानते होंगे। और रिकार्डो का जो तुलनात्मक लागत सिद्धांत था वो श्रम के मूल्य सिद्धांत पर आधारित था। रिकार्डो कहता था जब दो देश वस्तुओं का उत्पादन सापेक्षित रूप से भिन्न भिन्न श्रम लागत के आधार पर करते हैं तो यह प्रत्येक देश के लिए लाभदायक होगा कि उन वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करें जिनकी लागत सापेक्षित रूप से न्यूनतम है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यापार सिद्धांत के प्रावैगिक कारकों को संदर्भित करता है? तो ये साधनों की उपलब्धता, प्रौद्योगिकी, रुचियाँ, ये सभी को जो है संदर्भित करता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर निम्नलिखित में से द्विपक्षीय विधियों की पहचान करें। तो द्विपक्षीय विधियाँ कौन सी हैं? तो भुगतान करार,
समाशोधन करार, स्थानांतरण प्रतिबंध, ये सभी विधियां जो हैं ये द्विपक्षीय विधियां हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि इस योजना के अंतर्गत जिला साख योजना बनाई गई थी। तो ये लीड बैंक योजना के तहत। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीयकरण के पश्चात जो है देश के आर्थिक विकास में सक्रिय सहयोग करने के लिए देश के सभी जिलों के लिए लीड बैंक योजना या अग्रणी बैंक योजना इसको कहते हैं, इसके द्वारा जो है बैंकों की शाखाओं का विस्तार किया गया और इस योजना के अनुसार देश के सभी जिलों को किसी न किसी बैंक को आर्थिक विकास के लिए सौंप दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी। तो ये गोरेवाला समिति की सिफारिश पर हुई थी। ठीक है, यद्यपि ग्रामीण बैंकिंग जांच समिति जो है 1950 इंपीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में नहीं थी, पर अखिल भारतीय ग्रामीण शाखा जो है सर्वेक्षण समिति जो बनी 1952 में, जिसे एमडी गोरेवाला समिति के नाम से जाना जाता है, इसने जो है इंपीरियल बैंक के साथ साथ कुछ राज्य संबंध बैंकों को मिला करके जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की। ठीक है, और इस समिति की सिफारिश पर जो है 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 30वां नंबर क्वेश्चन है जिन देशों में लोगों को बैंकिंग आदत नहीं है या बैंकिंग विकास कम होता है वहाँ साख सृजन का कार्य होगा। तो साख सृजन का कार्य कैसा होगा, तो कम होगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जिन देशों में लोगों को बैंकिंग आदत नहीं है या बैंकिंग विकास कम होता है वहाँ साख सृजन का कार्य कम होगा। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक के पास विदेशी पूंजी संपत्ति में वृद्धि का अर्थ होगा। तो वृद्धि का क्या अर्थ होगा, प्रबल शक्ति मुद्रा में वृद्धि। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के पास विदेशी पूंजी संपत्ति में वृद्धि का अर्थ प्रबल शक्ति मुद्रा में वृद्धि होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो नाबार्ड की स्थापना जो है 1982 में हुआ था। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड की स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 को शिवरमन कमेटी की संस्तुति पर की गई थी और नाबार्ड जो है देश में कृषि एवं ग्रामीण वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा और साथ ही विभिन्न वित्तीय संस्थाओं को क्रियाकलापों में उचित समन्वय स्थापित करेगा। ठीक है, नाबार्ड का आरबीआई से सीधा संबंध है तथा इसका मुख्यालय मुंबई में है और नाबार्ड के अध्यक्ष इस समय वर्तमान में कौन है आप लोग कमेंट में कीजिएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक स्थिति में एक देश को सस्ती मुद्रा नीति अपनानी चाहिए। तो ये आर्थिक क्रियाओं एवं रोजगार का स्तर नीचा जिसका होता है उसको जो है सस्ती मुद्रा नीति अपनानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है मंदी की स्थिति में किस तरह का बजट अपेक्षित है। तो ये घाटे का बजट। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मंदी या अपस्फीति की स्थिति में हमेशा सरकार को घाटे का बजट बनाना चाहिए क्योंकि इस स्थिति में लोगों के पास मुद्रा नहीं रहती है तथा निजी क्षेत्र निवेश नहीं करना चाहता। अतः सरकार को मांग बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था में नकदी डालना होता है जिससे अर्थव्यवस्था पटरी पर लाया जा सके। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसने कहा है कि मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है और मुद्रा संकुचन अव्यवहारिक है, दोनों में से बाद वाला खराब है। तो ये किसने कहा था, तो ये कहा था जेएम केन्स ने। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जेएम केन्स ने कहा था कि मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है और मुद्रा संकुचन अव्यवहारिक है, दोनों में से बाद वाला खराब है। दोनों में से बाद वाला क्या खराब है, यानी मुद्रा संकुचन अव्यवहारिक है, ये वाला खराब है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने मुद्रा को कल्याण के नापने का पैमाना बनाया था। तो एसी पीगू ने। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एसी पीगू ने जो है मुद्रा को कल्याण के नापने का पैमाना बनाया था। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर है मुद्रा गुणक अनुपात होता है। तो मुद्रा गुणक अनुपात जो है प्राथमिक मुद्रा के परिणाम तथा कुल मुद्रा के परिणाम के बीच का
जो होता है उसको मुद्रा गुणक कहते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और मुद्रा गुणक बराबर क्या होता है इसका फार्मूला, तो m3/m0, ठीक है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सस्त्री मुद्रा का अर्थ है। तो सस्त्री मुद्रा का क्या अर्थ होता है, तो मुद्रा को प्राप्त करने की लागत घट गई है उसको क्या कहते हैं, सस्ती मुद्रा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा जारी नोट असीमित विधिक निविदाएं हैं, ये कहलाती हैं। तो ये क्या कहलाती हैं, अधिष्ठित मुद्रा कहलाता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा जारी नोट असीमित विधिक निविदाएं हैं, ये अधिदिष्ट मुद्रा कहलाती हैं। भारत में चलने वाले नोट एवं सिक्के वैधानिक मुद्रा के उदाहरण माना जाता है और ये मुद्राएं सरकार के अनुज्ञा या आर्डर पर चलते हैं, अतः इन्हें स्वीकार करना कानूनी बाध्यता होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका भुगतान सरकार द्वारा नहीं किया जाता है। तो सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर को इसको सरकार द्वारा जो है भुगतान नहीं किया जाता है, ठीक है। सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर सरकार का ही होता है, जिससे सरकार द्वारा इसका भुगतान नहीं किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है। तो संपत्ति कर जो है ये प्रत्यक्ष कर है, ठीक है। संपत्ति कर जो है ये प्रत्यक्ष कर है। यह कर जो है प्रति वर्ष जो है किसी व्यक्ति की संपत्ति के कुल मूल्य पर लगाया जाता है, जिसकी सर्वप्रथम शुरुआत कब हुई थी, तो 1957-58 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। और अब यह कर केवल रिहायशी गृहों, फार्म हाउस, शहरी भूमि, जेवरात, सोना चांदी, मोटर कार, हवाई जहाज, नौकाओं, इन सभी पर लगाए जाने वाला परिसंपित कर मान लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है माडवैट अधिनियम पारित किया गया था। तो माडवैट अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 1986 में, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। माडवैट अधिनियम जो है 86-87 में पारित किया गया। यह वैट की एक संशोधित प्रणाली है, ठीक है। माडवैट का फुल फॉर्म होता है मॉडिफाइड वैल्यू एड्स टैक्स, मॉडिफाइड वैल्यू एड टैक्स, और हिंदी में संशोधित मूल्य वर्धित कर है। इसका हिंदी नाम है मूल्य वर्धित कर, ठीक है। और संशोधित मूल्य वर्धित कर जो है उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं पर संबंध में अपने आपूर्तिकर्ताओं द्वारा वहन उत्पाद शुल्क पर अंत निर्माताओं को जो है राहत देने की एक योजना के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है वस्तु एवं सेवा कर की प्रकृति क्या है। तो उसकी प्रकृति है जीएसटी मूल्यवर्धित कर है, ठीक है। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जो है 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ और जीएसटी किसको कहते हैं, ठीक है। जीएसटी एक देश एक कर एक बाजार उद्देश्य को पूरा करता है और जीएसटी जो है वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग पर लगाया गया गंतव्य आधारित कर है। इसमें केवल मूल्य संवर्धन पर ही कर लगाया जाएगा, ठीक है, और कर का बोझ अंतिम उपभोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा। अतः जीएसटी एक प्रकार से मूल्य वर्धित कर है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक प्राप्तियों के अंतर्गत पूंजीगत प्राप्तियों में सम्मिलित नहीं है। तो ये सार्वजनिक उद्योगों एवं तथा सेवाओं से आय, ठीक है। सार्वजनिक उद्योगों तथा सेवाओं से प्राप्त आय जो है राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के विनिवेश, विदेशी ऋण और ऋण अदायगी से प्राप्तियां पूंजीगत प्राप्तियों के तहत जो है सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है सार्वजनिक व्यय की वृद्धि सिद्धांत से निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्री संबंधित नहीं है। तो ये है आपका फेंडले-सिराज, डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सार्वजनिक व्यय की वृद्धि सिद्धांत से अर्थशास्त्री फेंडले-सिराज का संबंध नहीं है। 46 नंबर क्वेश्चन है किस अर्थशास्त्री ने सार्वजनिक व्यय को आय के आधार पर वर्गीकृत किया। तो ये किया था आपका डाल्टन ने, ठीक है। सार्वजनिक व्यय को आय के आधार पर डाल्टन ने वर्गीकृत किया है
और डाल्टन ने जो है सार्वजनिक व्यय को आय के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया था। ठीक है, पहला जिसमें था प्रतिगामी व्यय, दूसरा था आनुपातिक व्यय, तीसरा था प्रगतिशील व्यय। ठीक है, तो इन्हीं 3 भागों में उन्होंने इसको बांटा था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है K बराबर 1/MPS उक्त सूत्र बताता है कि, ये सूत्र बताता है गुणक के बारे में। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। K बराबर 1/MPS सूत्र गुणक बताता है। गुणक की धारणा के प्रतिपादन का श्रेय किसको जाता है? तो कैंट विक्सले को जाता है। ठीक है, कैंट विक्सले को जाता है, इसको याद रखिएगा। कैंट विक्सले ने जो है गुणक का सिद्धांत दिया था और उन्होंने ये फार्मूला बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है केन्स के रोजगार सिद्धांत में पूर्ण रोजगार का अर्थ क्या है? तो पूर्ण रोजगार का अर्थ है सभी संसाधनों का पूर्ण उपयोग। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। केन्स के रोजगार सिद्धांत में जो है पूर्ण रोजगार का अर्थ है सभी संसाधनों का पूर्ण उपयोग। और केन्स ने जो है ये भी बताया था कि यह ऐसी स्थिति है जिसमें कुल रोजगार अपनी प्रदा के लिए प्रभावी मांग में वृद्धि के प्रत्युत्तर में लोच रहित होता है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर ए विकल्प सही है। ठीक है, और उत्तर ये सही किया गया था, पिछले ये क्वेश्चन आया हुआ था तो लोक सेवा आयोग द्वारा ए ऑप्शन सही किया गया था, लेकिन सही मायने में बाद में इसको संशोधन किया गया तो डी ऑप्शन इसको सही किया गया था। ठीक है, तो इस पर कन्फ्यूजन आप लोग मत होइएगा, तो ए को आप लोग गलत कर दीजिएगा, डी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन है लाभ का अनिश्चितता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। तो लाभ का अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ये नाइट के द्वारा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लाभ का अनिश्चितता का सिद्धांत प्रोफेसर नाइट द्वारा प्रतिपादित किया गया और इन्होंने अपनी पुस्तक रिस्क अनसर्टेनिटी एंड प्रॉफिट में जो है विस्तृत रूप से इसका प्रतिपादन किया था। ठीक है, लाभ अनिश्चितता के कारण जो है उत्पन्न जोखिम को वहन करने का प्रतिफल जो साहसी को प्राप्त होता है, यही बताया था इस सिद्धांत में। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लगान एक विभेदात्मक आधिक्य है, यह धारणा किसकी है? तो ये धारणा है रिकार्डो की। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लगान एक विभेदात्मक आधिक्य है, यह धारणा रिकार्डो की है। रिकार्डो कहते हैं कि लगान एक विभेदक आधिक्य है जो अधिक उपजाऊ भूमियों को कम उपजाऊ भूमियों की तुलना में प्राप्त होता है। इस प्रकार लगान एक विभेदात्मक लाभ है जो भूमि की उर्वरता में अंतर अथवा स्थिति में अंतर अथवा दोनों कारणों में हो सकता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है पूर्ण प्रतियोगिता में व्यक्तिगत फार्म के लिए मांग की कीमत लोच होती है। तो ये अनंत होती है। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता के तहत जो है प्रत्येक फर्म समरूप वस्तु का उत्पादन करती है जिससे एक क्रेता का अन्य उत्पादकों की तुलना में किसी एक विक्रेता की वस्तु के लिए अधिमान नहीं होता है। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फर्म के संतुलन की आवश्यक शर्त है। तो फर्म के संतुलन की आवश्यक शर्त होती है आपका एमआर बराबर एमसी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर कीमत विभेद तथा तब लाभ देता है जब दोनों बाजारों में मांग की कीमत लोच कैसा हो? भिन्न हो। ठीक है, एक ही नियंत्रण के अंतर्गत उत्पादित एक ही वस्तु को अलग अलग क्रेताओं को अलग अलग मूल्य पर बेचने की क्रिया जो होती है वो कीमत विभेद कहलाती है। और कीमत विभेद संभव होने के लिए कुछ आवश्यकताएं होती हैं, जिनमें पहली आवश्यकता है विभिन्न बाज़ारों में मांग की लोच भिन्न भिन्न हो और दूसरा इसका मानक है बाज़ारों का पृथक पृथक तथा दूर होना। ठीक है, तो यहाँ पे भिन्नता होती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है मौद्रिक लागत में सम्मिलित होता है। तो मौद्रिक लागत में सामान्य लाभ, अव्यक्त लागतें और व्यक्त लागतें ये सभी सम्मिलित होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी इसमें सम्मिलित होता है। ठीक है,
55 नंबर क्वेश्चन है, रैखिक समांग उत्पादन फलन से किस प्रकार के पैमाने का प्रतिफल प्राप्त होता है? तो ये स्थिर पैमाने का प्रतिफल प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कॉब डगलस उत्पादन फलन के अनुसार जो है रैखिक समांग उत्पादन फलन के पैमाने पर का स्थिर प्रतिफल प्राप्त होता है। अर्थात देखा जाए तो श्रम व पूंजी को किसी अनुपात में बढ़ाने से वस्तु उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, पूर्णतया पूरक वस्तुओं की स्थिति में तटस्थता वक्र की प्रवृत्ति कैसी होगी? तो ये एल आकार की होगी। ठीक है, उसका वक्र जो बनेगा ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे बनेगा और यहाँ से ऐसे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूर्णतया पूरक वस्तुएं वो होती हैं जो उपभोक्ता द्वारा एक निश्चित अनुपात में ही प्रयुक्त होती है। जब दो वस्तुएं पूर्णतया पूरक वस्तुएं हों तो ऐसी स्थिति में जो है अधिमान वक्र समकोणीय आकार का होगा, अर्थात एल आकार का होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, उद्घटित अधिमान्य सिद्धांत आधारित है। तो किस पर आधारित है? तो आचरणवादी क्रमवाचक उपयोगिता पर आधारित है। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपभोक्ता के व्यवहार के संबंध में व्यक्त अधिमान सिद्धांत का प्रतिपादन जो है प्रोफेसर सैमुअल्सन ने किया था। ठीक है, उद्घाटित अधिमान सिद्धांत इसको किसने दिया था? तो सैमुअल्सन ने दिया था। ठीक है, सैमुअल्सन। और इस सिद्धांत में उन्होंने मान्यताएं भी दी थी। तो वो मान्यताएं थी, उपभोक्ता विवेकपूर्ण है, सकारात्मकता है, सबल क्रमबद्धता की मान्यता है, व्यक्त प्राथमिकता की अवधारणा है, उपभोक्ता की रुचि दी हुई है, स्थिति व्यवहार की अवधारणा है, मांग की धनात्मक आलोच है। तो ये सभी जो हैं उस पर आधारित सिद्धांत के अंतर्गत लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, निकृष्ट वस्तुओं के लिए मांग की आलोच कैसी होगी? तो वो ऋणात्मक होती है। बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, निकृष्ट वस्तुओं के लिए मांग की आलोच ऋणात्मक होती है। सामान्य वस्तुओं की आलोच कैसी होती है? तो इकाई से कम होती है सामान्य के। ठीक है, और विलासिता वस्तुओं की आलोच इकाई से अधिक होती है। तो इन तीनों को याद रखिएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, यदि आपूर्ति वक्र यस बराबर 2p² - 10 हो तो p बराबर 10 इकाई हेतु आपूर्ति की लोच क्या होगी? तो यहाँ पे दिया है आपका यस बराबर 2p² - 10। ठीक है, तो p बराबर कितना दिया है? p बराबर 10 हमको दिया है। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं ds/dp के रूप में। ठीक है, ds/dp के रूप में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4p - 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यस का मान निकालेंगे तो यस बराबर क्या हो जाएगा? 2 और p का मान 10 है तो 10 की स्क्वायर हो जाएगा और -10। ठीक है, अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 × 100 - 10। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यस का मान कितना हो जाएगा? हमारा 190 आ जाएगा। ठीक है, यस का मान 190 आ जाएगा। अब आपूर्ति की लोच है जो है इसको फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -ds/dp हो जाएगा इंटू p/s हो जाएगा। तो 4p इंटू p का मान 10 है तो 10/190 हमारा यस का मान आया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, अब 4 × 10 इंटू 10/190। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर क्या हमको प्राप्त हो जा रहा है? माइनस बाहर कर लेंगे और 40 इंटू 10/190 190। ठीक है, तो ES बराबर हमारा क्या हो जाएगा? जब सॉल्व करेंगे तो -2.2 आ जाएगा। ठीक है, -2.2 आ जाएगा। यानी आपूर्ति की लोच जो है इकाई से कम है। जब माइनस में आता है तो क्या होता है? आपूर्ति की लोच जो है वो इकाई से कम हो जाती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इकाई से कम। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन है, मांग में परिवर्तन का अर्थ होता है। तो मांग में परिवर्तन का अर्थ होता है मांग वक्र का स्थान परिवर्तन। ठीक है, मांग में परिवर्तन का अर्थ होता है मांग वक्र में स्थान का परिवर्तन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, मांग वक्र में ऋणात्मक ढाल क्यों होता है? केवल आय प्रभाव के कारण नहीं,
प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मार्क वक्र में ऋणात्मक ढाल इसलिए होता है क्योंकि प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भौतिक परिभाषा के अंतर्गत नहीं है? तो रॉबिन्सन की परिभाषा जो है ये भौतिक परिभाषा के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, अर्थशास्त्र की परिभाषा के लिए दो मत हैं, एक भौतिक, दूसरा साधनों की दुर्लभता पर। ठीक है, तो प्रश्न में भौतिक पर पूछा गया है, तो भौतिक परिभाषा के तहत आते हैं एडम स्मिथ, मार्शल, मिल एवं पिगू। ठीक है, और रॉबिन्सन जो है ये दुर्लभ परिभाषा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। तो समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था से है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समष्टि का अर्थ होता है विस्तृत या बड़ा। ठीक है, और यह अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों से संबंधित होता है, जबकि व्यष्टि का अर्थ होता है छोटा, अर्थात यह अर्थव्यवस्था के छोटे भाग को सम्मिलित करता है। ठीक है, तो समष्टि मतलब संपूर्ण अर्थव्यवस्था से, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।